हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्राइम एज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपके लिए लेके आ गया हूं आज आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। ये दो जो आर्टिकल हैं, कौन कौन से? आर्टिकल 23 और 24। ये दोनों जो आर्टिकल हैं ये आते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर। किसके अंदर? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है? शोषण। क्या मतलब होता है? शोषण। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हो गया शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। कुल मिला के ये पार्ट 3 का ही पार्ट है। किसका? पार्ट 3 फंडामेंटल राइट के अंदर ही आता है, बट आर्टिकल 23 24 आ जाता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, बोले तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें क्या होता है? तो 23 के आज जो हम लोग बात करने वाले हैं इसके अंदर सबसे पहले तो जो मना की जाती है वो चीज है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। क्या मना किया जाता है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग को मना किया जाता है। ठीक है, चलिए, सबसे पहले मना किया जाता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को। ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होती है? मानव तस्करी। क्या होती है? मानव तस्करी। मतलब मानवों को खरीदना और बेचना, यह चीज मना है। दूसरी चीज क्या मना है? बेगार। क्या मना है? बेगार। बेगार को हिंदी में भी बेगार ही कहते हैं। क्या कहते हैं? बेगार। बेगार का मतलब क्या होता है? बिना पैसों के काम करवाना। बेगार का मतलब क्या होता है? वर्क विदाउट पेमेंट। वर्क विदाउट पेमेंट। ठीक है। और तीसरी चीज जो है, जो मना है, वो है बॉन्डेड लेबर। क्या है? बॉन्डेड लेबर। कुछ एक एक्सेप्शन भी हैं। ठीक है। बॉन्डेड लेबर का मतलब क्या होता है? बंधुआ, बंधुआ मजदूर। इसका मतलब यह है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही आर्टिकल 23 में यह कह दिया कि आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, आदमी को खरीदना बेचना, चाहे वो देश के अंदर या देश के बाहर, ये मना हो गया। ठीक है। बेगार नहीं करवा सकते, अगर आप काम करवाएंगे तो आपको उसका पैसा देना पड़ेगा। और तीसरा, बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूरी आप नहीं करवा सकते हैं। बंधुआ मजदूरी का मतलब क्या होता है कि मेरे यहां ही काम करना पड़ेगा और कम रुपयों में काम करना पड़ेगा। ठीक है। अब इसके अंदर एक एक्सेप्शन आ जाता है। क्या आ जाता है? एक एक्सेप्शन आ जाता है। एक्सेप्शन क्या आता है? अगर सरकार को जरूरी लगा, अगर किसको? सरकार को जरूरी लगा, गवर्नमेंट को अगर जरूरी लगा, तो वो आपको फोर्स कर सकते हैं। वो आपको फोर्स कर सकते हैं। कब जरूरी लग सकता है? मान लीजिए कि युद्ध चालू हो गया, मान लेते हैं, इन केस, भगवान ना करे ऐसा कभी हो, पर अगर हम लोग भूतकाल को देखते हैं, अगर हम लोग पास्ट को देखते हैं, तो हमने देखा है कि युद्ध हो चुके हैं भारत के अंदर। अगर कभी ऐसा होता है कि युद्ध हो और हमें जरूरत पड़े, सरकार को जरूरत पड़े, कि जैसे अभी रशिया यूक्रेन का युद्ध में नहीं, रशिया को जरूरत पड़ रही है कि जो आर्मी में नहीं भी है तो भी जवान हो तो आ जाओ। ठीक है। तो सरकार चाहे तो आपको ऐसे किसी आपातकाल में आपको बुला सकती है। तो कई बार होता है ना, जैसा अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो काफी लोग मतलब विलिंगली चाह रहे थे कि मुझे मौका मिले तो मैं पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाके कुछ ना कुछ कर दूंगा, कुछ मतलब खच 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 आलू गोभी की तरह काट दूंगा पाकिस्तानियों को। वैसा ही अगर सरकार को लगे कि जिस जिसके मन में है कि खच 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 काटना है, वो सारे लोग आ जाओ, या फिर अगर मन नहीं भी है पर सरकार को जरूरत है तो आपको बुला सकती है। ये थोड़ा सा एक्सेप्शन में फॉल करता है। ठीक है, इसको याद रखना है। बल्कि इसकी जरूरत अभी तक तो पड़ी नहीं है, अभी तक इसकी जरूरत कि वॉर हो रही हो, हमारी आर्मी ही काफी है। ठीक है। चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पे। आपको पता ही है, एकदम बेसिक क्वेश्चन से हम लोग चालू करते हैं और लास्ट होता है तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस पे हम लोग खत्म करते हैं। कुल मिला के इस सेशन का भी मतलब जो है, एम जो है, वो यही है कि आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चन करवा दें। चलिए पहला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव
दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध करता है। किस किस का करता, कौन सा आर्टिकल करता है? जो अभी हम लोगों ने देखा, आर्टिकल 23। आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, आर्टिकल 23 फॉल्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट? अनुच्छेद 23 मौलिक अधिकारों के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? यह आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसको हमने कर दिया सही मार्क। आसान है, एकदम आसान है। आर्टिकल 23 में तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? द टर्म बेगार मेंशन्ड इन आर्टिकल 23 रेफर्स टू, अनुच्छेद 23 में वर्णित बेगार शब्द का अर्थ क्या है? उच्च वेतन के साथ? नहीं भाई, बिना पारिश्रमिक के अनिवार्य कार्य, कंपल्सरी वर्क विदाउट रेमुनरेशन। रेमुनरेशन का मतलब होता है पेमेंट। रेमुनरेशन का मतलब क्या होता है? मोटा मोटी टर्म्स के अंदर पेमेंट, ठीक है, पैसे दिए बिना कंपल्सरी काम करवाना, अनिवार्य कार्य करवाना, यही तो होता है बेगार। इसको कर दिया हमने सही मार्क। अगले क्वेश्चन पे देखिए, हु हैज द पावर टू मेक लॉज टू पनिश एक्ट्स प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 23? हमसे पूछा गया कि किसके पास में पावर है, क्या करने की पावर? पनिश करने की पावर। किसको पनिश करने की पावर? जो ऐसा एक्ट करे जो कि आर्टिकल 23 में प्रोहिबिटेड है। कौन कौन से प्रोहिबिटेड हैं? वापस से याद दिला दूं। सबसे पहले ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार एंड बॉन्डेड लेबर। ये तीन चीजें क्या हैं? प्रोहिबिटेड हैं, ठीक है। ये तीन चीजें प्रोहिबिटेड हैं, या फिर इसे कहें प्रतिबंधित है। क्या है? प्रतिबंधित है। अब जो चीज प्रतिबंधित है फिर भी अगर कोई कर दे तो क्या मिलना चाहिए? अगर जो चीज प्रतिबंधित है उसका भी अगर कोई एक्ट कर दे, उसको अगर उसका काम कर दे तो क्या मिलता है? पनिशमेंट। क्या मिलता है? पनिशमेंट। अब ये पनिशमेंट देने की पावर किसकी है, यही हमसे पूछा गया है। तो पार्ट 3 के अंदर मोटा मोटी आप देख लीजिए, जो भी है, जो भी कहा गया है, अगर उसका वायलेशन करते हैं तो पनिश करने की पावर जो है पार्लियामेंट के पास ही है। किसके पास है? पार्लियामेंट के पास, संसद के पास ही है। कुल मिला के कानून जो है वो संसद बना सकता है। चलिए, इन विच ईयर वॉज द बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट? संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? किस वर्ष पारित किया गया? यह किया गया 1976। यह तो रटने वाली चीज है। यह क्या है? रटने वाली चीज है। 1976 के अंदर पारित किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन ने कह दिया था, मैंने पहले भी बताया था जब आर्टिकल 18 पढ़ रहे थे, 18 में तो हालांकि हुआ नहीं, आर्टिकल 17 पढ़ रहे थे, 16 पढ़ रहे थे, तो हम लोग अलग से इन्हीं आर्टिकल्स को सपोर्ट करते हुए पीछे से लॉज लेके आ रहे थे, ठीक है। तो वही आर्टिकल 24 को सपोर्ट करते हुए एक लॉ लाया गया, उसका नाम है बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट, बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976। अगले क्वेश्चन पे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है आर्टिकल 23, आर्टिकल 23 प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल अगेंस्ट द एक्शंस ऑफ, अनुच्छेद 23 व्यक्तियों को किसके कार्यों से बचाता है? केवल राज्य? केवल राज्य नहीं, स्टेट के ऊपर भी ऑब्लिगेशन है क्या? बॉन्डेड लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बेगार को रोके, और किसी निजी व्यक्ति को भी के ऊपर भी ये प्रोहिबिशन लगता है। तो केवल नहीं होगा, दोनों के ऊपर, बोथ द स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स, मतलब कोई आदमी भी बॉन्डेड लेबर नहीं करवा सकता, निजी व्यक्ति भी बॉन्डेड लेबर नहीं करवा सकता, और राज्य भी नहीं करवा सकता, ठीक है। कोई निजी व्यक्ति भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकता, राज्य भी नहीं कर सकता। कोई निजी व्यक्ति भी बेगार नहीं करवा सकता, राज्य भी बेगार नहीं करवा सकता है। ये याद रखेंगे, तो दोनों के ऊपर लागू होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, Which of the following is not explicitly mentioned in the Article 23 Clause 1? निम्नलिखित में से किसका उल्लेख अनुच्छेद 23 खंड 1 में स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है? ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, मानव दुर्व्यापार, इसका तो मेंशन किया गया है। बेगार का भी मेंशन किया गया है। हैजार्डियस एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन और फोर्स्ड लेबर मतलब बलात् श्रम, इसका भी है। ये किसमें है? ये आर्टिकल 24 में है। ये आर्टिकल 24 में है, 23 क्लॉज 1 में नहीं है। यहां पे कर दिया हमने टिक मार्क, ठीक है। याद रखेंगे, बच्चों का खतरनाक नियोजन जो है, हैजार्डियस एम्प्लॉयमेंट ऑफ
चिल्ड्रन जो है वो आर्टिकल 24 में दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 was enacted to enforce which constitutional article। ये कांस्टेबल में आया हुआ है बच्चों, कांस्टेबल एग्जाम के अंदर आया हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। The Immoral Traffic Prevention Act 1956 was enacted to enforce which constitutional article। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 किस संवैधानिक अनुच्छेद को लागू करने के लिए बनाया गया था? किस संवैधानिक अनुच्छेद को? अनुच्छेद 23 को, ठीक है। क्या कह रहा है ये, क्या प्रिवेंट कर रहा है? इमोरल ट्रैफिक, ठीक है। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग किस में बना है? आर्टिकल 23 में। आसान है। इज आर्टिकल 23 अवेलेबल टू नॉन सिटीजन्स फॉरेनर्स इन इंडिया? क्या भारत में गैर नागरिकों को अनुच्छेद 23 उपलब्ध है? देखिए भाई, हां बिल्कुल उपलब्ध है, ठीक है, बिल्कुल जो है यहां पे उपलब्ध रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर पर्सन वर्ड यूज किया गया है। हमें कैसे पता पड़ता है कि नागरिकों के लिए है या गैर नागरिकों के लिए है? जो सिर्फ नागरिकों के लिए है वहां पे सिटीजन वर्ड का यूज किया जाता है। जो आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के लिए है वहां नागरिक या सिटीजन वर्ड यूज किया जाता है। पर जहां पे भी फॉरेनर्स कहीं लिखा नहीं जाता है, पर जहां कहीं भी पर्सन लिखा हुआ आ जाए, जहां कहीं भी पर्सन लिखा हुआ आ जाए तो वहां पे जो है वो आपका फॉरेनर्स को भी अवेलेबल हो जाता है। वो हर पर्सन के अंदर सब आते हैं, सिटीजन नॉन सिटीजन सब आते हैं। तो यह हां हो जाएगा हमारा आंसर। अगला देखिए, अंडर आर्टिकल 23 क्लॉज 2 द स्टेट कैन इंपोज कंपल्सरी सर्विस फॉर। कंपल्सरी सर्विस जो मैंने एक्सेप्शन की बात की थी, अनुच्छेद 23 खंड 2 के तहत राज्य निम्नलिखित के लिए अनिवार्य सेवा लागू कर सकता है। किसके लिए? निजी औद्योगिक विकास, सार्वजनिक उद्देश्यों, धार्मिक प्रचार और राजनीतिक रैलियां। किसके लिए? पब्लिक पर्पस के लिए। ऐसा नहीं कि राजनीतिक रैलियां करवाना हो, धार्मिक प्रचार या निजी औद्योगिक विकास करवाना हो तो क्या कहते हैं कंपलसरी सर्विस लेके आ जाए। नहीं नहीं, कंपलसरी सर्विस तभी आएगी जब सार्वजनिक उद्देश्यों के हित या फिर सार्वजनिक हित में कोई काम करना हो, ठीक है। काफी है। चलिए, मानव दुर्व्यापार शब्द में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? द टर्म ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? ए, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मेन, विमेन एंड चिल्ड्रन लाइक गुड्स। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को सामान की तरह खरीदना और बेचना। इमोरल ट्रैफिक इन विमेन एंड चिल्ड्रन, प्रोस्टिट्यूशन, महिलाओं और बच्चों का अनैतिक व्यापार, वैश्यावृत्ति। देवदासी एंड स्लेवरी, देवदासी और दास प्रथा। ऑल ऑफ द अबव, ऊपर युक्त सभी। तो होगा हमारा आंसर डी। मानव दुर्व्यापार या फिर ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स के अंदर आदमियों की खरीद फरोख्त क्यों करता है आदमी? या तो नौकर बनाएगा, लड़कियां हैं वैश्या बना सकता है, बच्चे हैं भिखारी बना सकता है, या फिर अपने यहां पे काम करवाने के लिए बॉन्डेड लेबर के लिए कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां पे आ गई। और देवदासी और दास प्रथा क्या होती है? पुराने टाइम में दास प्रथा हुआ करती थी जहां पे कुछ लोग होते थे जो कि मतलब उनका जीवन ही ऐसा था कि वो अपने जो भी राजा हैं, जागीरदार हैं या फिर जो भी हैं, जो भी मतलब उनके आला कमान है, उनके अंडर ही रह जाते थे, उनका अपना कुछ नहीं। आजकल आप और हम चाह रहे हैं ना कि कुछ ना कुछ बन जाएं, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं परीक्षाओं की, तो आपके पास में सेल्फ विल है। दासों के पास में खुद की अपनी कोई विल नहीं हुआ करती थी। तो खुद की कोई विल ही ना हो तो वो ह्यूमन तो रह ही नहीं जाएगा, है ना। और फंडामेंटल राइट्स क्या है? फंडामेंटल राइट्स आर दी वेरी बेसिक ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो इसलिए ऑल ऑफ दी अबव। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे पूछ रहा है, व्हाइल इंपोजिंग कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस अंडर आर्टिकल 23 क्लॉज 2 द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ। अनुच्छेद 23 खंड 2 के तहत सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा लागू करते समय राज्य केवल किन आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकता? धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग। बी, धर्म, मूलवंश, लिंग या जन्मस्थान। सी, लिंग, जाति, जन्मस्थान। डी, धर्म और भाषा। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन ये कह रहा है कि सबसे पहले जब कंपलसरी सर्विस इंपोज करनी होगी, हमने 23 क्लॉज 2 ये लिखा हुआ भी है, हमने 23 क्लॉज 2 के अंदर देखा था कि जब कंपलसरी सर्विस
इंपोज करनी होगी तो इसको भी ना सबके लिए बराबर ही इंपोज करना होगा, इसके लिए भी सबके ऊपर बराबर ही ये कंपलसरी सर्विस होगी। ऐसा नहीं होगा कि जब मान लीजिए कि आर्मी को अगर जरूरत पड़ी, देश को जरूरत पड़ी, आर्मी को क्या जरूरत पड़ेगी, आर्मी तो खुद देश के लिए है, आर्मी के अंदर भर्ती होना है या फिर फ्रंटलाइन पे लड़ना है, तो ऐसा नहीं कहा जाएगा कि खाली हिंदूज एंड जैन आ जाएं, हिंदू एंड जैन आ जाएं, बाकी लोग नहीं आएंगे। या फिर ये कहा जाए कि मराठा, जाट एंड सिख, ये जो है ये थोड़ी सी वीर कौम है, ये लोग आ जाएं, बाकी लोग अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कह सकते आप जो है, या फिर कह दें कि सिर्फ मेल आ जाएं, मेल आ जाएं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहां पे क्या कहा गया, रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास, धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के आधार पे नहीं कर सकते हैं, यहां पे लिंग या फिर सेक्स के आधार पे कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, कारण क्या है, या फिर यूं कह दे कि बच्चों को छोड़ के जो भी एडल्ट हैं वो आ जाए, वो कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, आयु के आधार पे कर सकते हैं, यहां आयु नहीं लिखा हुआ है और लिंग नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि कई बार जहां जरूरत है वहां पे ये सुटेबल नहीं होंगे दूसरी क्लास के लोग, या जहां पे सिर्फ लड़कियां सुटेबल हैं वहां लड़कों को मना कर देंगे, जहां सिर्फ लड़के सुटेबल हैं वहां लड़कियों को मना कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच फेमस सुप्रीम कोर्ट केस एक्सपेंडेड द मीनिंग ऑफ फोर्स्ड लेबर टू इंक्लूड वर्किंग फॉर लेस देन मिनिमम वेज। किस प्रसिद्ध सर्वोच्च न्यायालय के मामले में बलात् श्रम के अर्थ का विस्तार करते हुए इनमें न्यूनतम मजदूरी से कम पर काम करना शामिल किया गया है। किसमें किया गया है, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट नाम सुना है, अभी बताता हूं। देखिए एक केस हुआ था पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसे एशियाड वर्कर केस भी कहा जाता है। ज्यादातर बुक में आपको एशियाड वर्कर केस नाम से ही देखने को मिलेगा। पीयूडीआर का फुल फॉर्म क्या है, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, इसे एशियाड वर्कर केस भी कहा जाता है। इसके अंदर क्या कहा गया था कि अगर आप किसी को मिनिमम वेज से भी कम पे काम करवा रहे हैं, मिनिमम वेज, न्यूनतम भत्ता जो है उससे कम पे अगर काम करवा रहे हैं, उससे लेस पे अगर काम करवा रहे हैं, तो ये भी क्या कहलाएगा, ये भी फोर्स्ड लेबर ही कहलाएगा। अब यहां पे तो कंपनियां कह देंगी कि हमने तो कहा था कि देखो भाई अगर 500 के बजाय 100 रुपए में किसी को काम करना है तो आ जाओ। अब गरीब आदमी घर बैठा खाली बैठा क्या करेगा, कम पैसों में आके काम कर लेगा। पर यहां पे आई सुप्रीम कोर्ट का काम ही यही है कि आप, सुप्रीम कोर्ट जो है ना गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, फर्स्ट इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है एंड लास्ट इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मिनिमम वेज जो तुम दे रहे हो उससे भी कम में अगर काम करा रहे हो तो क्या कहलाएगा पता है, फोर्स्ड लेबर कहलाएगा। क्योंकि कोई भी अपनी मर्जी से मिनिमम वेज से कम में काम नहीं कर सकता, जरूर क्या कहते हैं परिस्थितियों ने या आपने फोर्स किया होगा। ठीक है, तो इसीलिए पीयूडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसका नाम याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रैक्टिस ऑफ सगरी को बॉन्डेड लेबर भी कहते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ सगरी इन राजस्थान वॉज प्रोहिबिटेड अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। राजस्थान में सागड़ी या सगरी बंधुआ मजदूरी प्रथा को किस संवैधानिक प्रावधान के तहत प्रतिबंधित किया गया, किसके तहत किया गया, आर्टिकल 23 की हम लोग बात कर रहे हैं, 23 के ही तहत किया गया। किसके तहत किया गया, 23 के तहत। ठीक है, चलिए, कैन द स्टेट फोर्स सिटीजन टू परफॉर्म मिलिट्री सर्विस विदाउट पे, क्या राज्य नागरिकों को बिना वेतन के सैन्य सेवा करने के लिए बाध्य कर सकता है। नो, इट इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 23, यस अंडर आर्टिकल 23 क्लॉज 2, मतलब हाँ अनुच्छेद 23 खंड 2 के तहत, ओनली ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी, केवल वित्तीय आपातकाल के दौरान, ओनली इफ द सिटीजन अग्रीज, केवल यदि नागरिक सहमत हो। देखिए भाई, देश सबसे पहले, कौन सबसे पहले, हालांकि ये तो फालतू में ही क्या कहते हैं क्वेश्चन है,
ऐसा पूछ भी लिया लोगों ने तो ठीक है, मन टटोल रहे होंगे क्या पता, या फिर आपकी जानकारी ले रहे हो। बाकी हमारा देश ऐसा है कि अगर एक बार कोई बोल देना कि देश को जरूरत है तो भाई साहब लाखों करोड़ों की भीड़ तो यूं ही मार्केट में आ जाएगी कि हाँ भाई सबसे पहले तो हमको भेज दो, ट्रेनिंग हुई चाहे नहीं, हम जाके लात घूंसे से लड़ लेंगे, हमें तो बंदूक भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे बाध्य करने की तो सरकार को कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऊपर वाला इतना साथ है हमारे देश के। फिर भी याद रखेंगे, गवर्नमेंट को फिर भी नागरिकों को कोई वेतन देने की सैन्य सेवा के लिए जरूरत नहीं है और बिना वेतन के भी चाहे तो बाध्य कर सकता है, ठीक है, क्योंकि राष्ट्र रहेगा तभी तो हम रहेंगे, है कि नहीं। अगले प्रश्न पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज नॉट रिलेटेड टू आर्टिकल 23? निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम अनुच्छेद 23 से संबंधित नहीं है? मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 यह तो संबंधित है, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 या राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। तो देखिए ये तीनों तो है। राइट टू इंफॉर्मेशन का डायरेक्टली अनुच्छेद 23 से तो कोई लेना देना नहीं है, हमसे पूछा गया नॉट, हमसे पूछा गया नहीं, हमने बता दिया कि राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं संबंधित है आर्टिकल 23 से, ठीक है। चलिए, द प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी इज इम्प्लिसिटली इंक्लूडेड इन, दास्ता का निषेध इसमें अंतर्निहित रूप से शामिल है। किसमें? भाषण की स्वतंत्रता, मानव दुर्व्यापार, जीवन का अधिकार या शिक्षा का अधिकार। किसके अंदर है? ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, आर्टिकल 23 अनुच्छेद 23, मानव दुर्व्यापार, ठीक है। चलिए 18वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आर्टिकल 23 इज कंसिडर्ड एब्सोल्यूट इन टर्म्स ऑफ प्रोहिबिशन रिगार्डिंग, अनुच्छेद 23 को इसके निषेध के संबंध में पूर्ण मतलब एब्सोल्यूट माना जाता है। सार्वजनिक सेवा, मानव दुर्व्यापार और बेगार, सैन्य भर्ती, समाज सेवा। देखिए भाई कोई एक्सेप्शन नहीं है इस चीज के अंदर, ठीक है। इसके अंदर दुर्व्यापार और बेगार के अंदर तो कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 23 की तो 23 में ये पूर्ण है या एब्सोल्यूट है, ठीक है। 19th क्वेश्चन, नो पर्सन शैल बी फोर्स्ड टू प्रोवाइड लेबर अगेंस्ट हिज विल, दिस फंडामेंटल राइट इज गारंटीड बाय, किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध श्रम प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यह मौलिक अधिकार किसमें दिया गया है? किसमें दिया गया है? आर्टिकल 23 के अंदर। सारे के सारे PYQ है बच्चों। कई बार जब बच्चे पढ़ते हैं ना आर्टिकल 23, 24, 25, 26 या फॉर एग्जांपल 32 से पहले और 21 के बाद में, बच्चों को लगता है कि इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। ऐसा है नहीं, कभी ना कभी पूछा गया है तो आगे भी पूछा जा सकता है। जो चीज हो गई है उसके होने की भी संभावना उतनी ही है, ठीक है। चलिए, सागड़ी एबोलिशन एक्ट वॉज पास्ड इन राजस्थान इन विच ईयर? सागड़ी अभी आपको बताया था, सागड़ी अभी आपको बताया था कि इसके एबोलिशन के लिए राजस्थान के अंदर भी एक एक्ट पारित किया गया है। तो कौन से साल के अंदर सागड़ी एबोलिशन एक्ट पास किया गया? कब किया गया? यह किया गया 1961 में। कब किया गया? 1961 में, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। बेसिक आप सारा कर चुके हैं। अगले पार्ट के अंदर आपको पता है, अगर आप पहले से फॉलो करते हुए आ रहे हैं इस पूरी सीरीज को, तो आपको पता है कि जब भी पार्ट 2 आता है वो थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चंस लेके आता है, जिसके अब ज्यादा चांस है वैसे क्वेश्चन आने के। पार्ट 1 हमेशा आपके लिए एक फंडामेंटल, एक बेसिक, एक आधारभूत जो संरचना है वो आपके लिए रख देता है, नींव रख देता है उस आर्टिकल की, और फिर उसके बाद में आपको आगे समझाने के और बताने में मजा आता है, ठीक है। तो चलिए इस पार्ट को देखे बगैर अगले पे ना जाएं। फिर भी अगर डायरेक्ट अगला देख लिया तो भी फायदा तो करेगा ही, पर फिर भी बेसिक आपके सब पूरे होने चाहिए। आई होप आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी। कुछ चेंजेस चाहिए हो या फिर कुछ एक्स्ट्रा चाहिए हो तो वो हमें जरूर बताएं। बाकी टीचर्स की भी क्लासेस धमाधम आपके लिए आ रही हैं। आई होप आपको सारी क्लासेस बहुत ज़्यादा पसंद आ रही हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। जाते जाते लाइक वाले बटन पे दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर रखा है तो वापस मत दबाइएगा, अनसब्सक्राइब हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आसपास के लोगों को बताइए कि प्राइम एज लर्निंग नाम का एक चैनल है जो कि शानदार आपकी पढ़ाई के लिए डेडिकेटेड क्लासेस लेके आ रहा है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।